ओम नमस्ते जी। यूनिट 6 में 3 टॉपिक हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है एनाटॉमी का, जिसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। न्यूट्रिशन दूसरा टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। एक तीसरा टॉपिक है साइकोलॉजी का, उससे कम आते हैं प्रश्न कभी-कभी। तो उन सब प्रश्नों पे चर्चा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जनवरी 2017 से जो स्टार्टिंग हुई थी, तब से ही साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न आते रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, क्रेशमर द्वारा व्यक्तित्व का या पर्सनैलिटी का कौन सा प्रकार डिस्क्राइब किया गया है? तो क्रेशमर के द्वारा पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस और टेम्परामेंट के आधार पे। 4 टाइप्स हैं वहाँ पे। पिकनिक टाइप है, एस्थेनिक टाइप है, एथलेटिक टाइप है, और जो तीनों का मिक्सचर है उसको डायस्प्लास्टिक टाइप कहा गया है। तो उन 4 वर्ड में से केवल एक ही वर्ड यहाँ पे दिया गया पिकनिक, तो थर्ड ऑप्शन बनेगा। बाकी जो तीनों वर्ड है, मेसोमोर्फी, एक्टोमोर्फी और एंडोमोर्फी, ये शेल्डन्स की टाइपोलॉजी है। शेल्डन ने भी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का प्रयास किया है, जिनको सोमैटोटाइप्स भी कहा जाता है, जहाँ फिजिकल आधार पर पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सोमैटोटाइप। तो उनके हैं ये 3 टाइप, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो अपना तो क्रेशमर का पूछा था, तो क्रेशमर के आधार पे थर्ड ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के फ्राइड मॉडल के कौन कौन से घटक यहाँ पर दिए गए हैं? तो फ्राइड ने पर्सनैलिटी को जो डिफाइन किया उसके लिए कई वर्ड यूज किए हैं, जिनसे कई बार आपके प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। एक चलता है द कॉन्शियस, द प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये भी आपका आगे पूरे कॉन्शियस है एक आपका, एक प्री कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। माइंड के 3 प्रकार हैं। जो अभी वर्क कर रहा है वो कॉन्शियस है, जो स्टैंड बाई मोड पे है अभी लेकिन कभी भी उभर सकता है वो प्री कॉन्शियस है। जिन दोनों के बेस में काम करता है वो अनकॉन्शियस माइंड है। फिर आपकी पर्सनैलिटी को प्रपोज जो किया फ्राइड ने 3 आधार पे किया, इद, ईगो एंड सुपर ईगो, जिससे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें 3 वर्ड हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। सेल्फ की जो थ्योरी है उसके अलग साइंटिस्ट आपके, जिसमें एरिक्सन भी आता आपका सेल्फ की थ्योरी के लिए, और भी कुछ साइंटिस्ट आएंगे, लेकिन फ्राइड के मॉडल में मेन जो वर्ड है आपके वो ईगो, सुपर ईगो और इद है। फ्राइड के फिर जो सिद्धांत उसमें एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी हैं, जो आगे क्वेश्चन में पूछी गई है। वो जब आएगा तब हम देख लेंगे। तो अभी के आधार पे 2, 3, 4 सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के विकासात्मक सिद्धांतों के प्रकार हैं? तो इसमें प्रारूप सिद्धांत दिया है आपका, अधिगम सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और खंड विश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रारूप सिद्धांत मतलब टाइप थ्योरी, अधिगम लर्निंग थ्योरी हो गई, मनोविश्लेषण साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है, और खंड विश्लेषण में फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। आगे इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें आपको डेवलपमेंटल दिखाना है कि कौन सी पर्सनैलिटी है जो डेवलप हो रही है। एक है कि जो पर्सनैलिटी हमने उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पे देखी, बस उसी को देख के हम डायरेक्ट बता रहे हैं, उसके डेवलपमेंट को नहीं बता रहे। जैसे कि शेल्डन की है या अभी क्रेशमर की है, ये एक डायरेक्ट आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख के बताई जा रही है। जैसे कि टाइप थ्योरी है, ये आपकी डेवलपमेंटल नहीं है। लेकिन जैसे लर्निंग थ्योरी, ये डेवलपमेंटल है, ये डिफाइन करती है थ्योरी कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को एनवायरनमेंट से या और किसी चीजों से लर्निंग के द्वारा डेवलप करते हैं, लर्निंग के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के द्वारा। तो लर्निंग जो सिद्धांत है वो क्या दिखा रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी धीरे 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 करके डेवलप हो रही है, न कि किसी एक विशेष समय पर किसी विशेष फैक्टर्स आदि को देखकर डायरेक्टली आपको बताया जा रहा है। मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी है साइकोएनालिटिकल, जिसके सिगमंड फ्राइड आपके हैं, उसमें जैसे 5 आपके दिखाए गए साइकोसेक्सुअल में या अदर है, तो वहां भी डेवलपमेंटल का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में मूल रूप में कुछ बीज पड़ते हैं, जब वो 5-7 साल के होते हैं, होते होते तक, तो वो धीरे धीरे डेवलप करके उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने भी यही बताने का प्रयास प्रयास किया है
कि बचपन में उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाले कुछ बीज उसके अंदर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे वे डेवलप होते हैं। ऐसे और भी कई साइंटिस्ट हैं। वो फैक्टर एनालिसिस जो थ्योरी आपकी, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करती है, जैसे ट्रेड्स का, कॉमन ट्रेड्स, सोर्स ट्रेड्स, कार्डिनल प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था क्लास के अंदर। तो वो भी आपके डेवलपमेंटल को ना दिखा के, जो ट्रेड्स, जो विशेषताएं उस समय उसके अंदर दिख रही हैं, उन्हीं के आधार पर पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ जो फोकस है वो डेवलपमेंटल का था, इस आधार पे दो आपके बनेंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अथवा साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी हो, कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या आत्मा का अध्ययन है मनोविज्ञान? नहीं है। क्या माइंड का है? हाँ, एक अंश में है। आगे भी पढ़ के देखते हैं। क्या कॉन्शियसनेस चेतना का है? चेतना और आत्मा लगभग एक ही एक्सेप्ट की जाती है, तो उसका नहीं है। तो बेटर ऑप्शन क्या दिखता है? ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार और मेंटल प्रोसेस, इसमें माइंड भी आ गए, तो दोनों को रिलेट करके उनको स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में, कि उसके मेंटल प्रोसेस और जो उसका बिहेवियर एक्सप्रेस हो रहा है, उन दोनों को रिलेट करते हैं मनोविज्ञान के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन होगा। यदि ये बेटर ऑप्शन नहीं होता तो माइंड का अध्ययन भी कह सकते थे मनोविज्ञान को, लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन थर्ड है, तो हमने सेकंड को अवॉइड करके थर्ड ऑप्शन को चूज किया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज है? तनाव मतलब स्ट्रेस, कि कौन सी डिजीज है जो स्ट्रेस के कारण होती है? स्ट्रेस के कारण बिल्कुल प्रसिद्ध है कि सिर दर्द हो जाता है, हेडेक। स्ट्रेस के कारण से जैसे कोई घर में एक्सीडेंट हो जाए या कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, ये भी है। और ऐसा भी एक्सेप्ट किया जाता है कि जो डायबिटीज है वो भी स्ट्रेस के कारण बनती है, मतलब और कारणों में एक बड़ा कारण आपका स्ट्रेस भी एक्सेप्ट किया जाता है। जो ऑटिज्म है ये बच्चों की बीमारी है, कि जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें कुछ अनकॉमन बिहेवियर दिखाई देता है। ठीक से बात नहीं करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, साउंड पे रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक से बोलते नहीं हैं। इस प्रकार का जो कम डेवलपमेंट है ब्रेन का, या स्पेसिफिक डेवलपमेंट है, पूरा होलिस्टिक नहीं है, उसको ऑटिज्म कहा जाता है। तो ये स्ट्रेस वाला नहीं है, ये बच्चों से रिलेटेड बीमारी है, ब्रेन से संबंधित। तो हमारा तो स्ट्रेस रिलेटेड बताना था, तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स, जो असामान्य व्यक्ति हैं, तो उनके व्यवहार के ऑब्जर्वेशन को या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इंट्रोस्पेक्शन ये सही नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि कोई व्यक्ति अपने मेंटल प्रोसेस को जब सेल्फ ऑब्जर्व करता है, स्वयं का निरीक्षण करता है, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अदर के अध्ययन को नहीं कहा जाता है। और यहाँ पे फोकस क्या है? जो असामान्य व्यक्ति हैं, एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, उनका अध्ययन करना है हमें। साइको एनालिसिस, ये बिल्कुल सही बात है। साइको मतलब आपका मन हो गया, एनालिसिस मतलब विश्लेषण हो गया। तो एबनॉर्मलिटी जो है वो किससे रिलेटेड है? मन या माइंड, जो भी आप कहना चाहें। और उसमें साइको एनालिसिस में माइंड का ही एनालिसिस किया जाता है उसके व्यवहार को समझने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन सही है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ये तो एक सिस्टमेटिक, हम किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें मेंटल प्रोसेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बाह्य व्यवहार पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। डिफरेंशियल जो मेथड है, ये इंडिविजुअल के डिफरेंस, मतलब जो दो चार पांच व्यक्ति हैं उनके बीच के भेद को देखने की विधि होती है आपकी। इसमें भी एबनॉर्मेलिटी पर फोकस नहीं किया जाता। तो ये बाकी तीन ऑप्शन ना होके हमारा बेटर ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। अगला प्रश्न असर्शन रीजन से है। ऑब्जर्वेशन मेथड इन साइकोलॉजी इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी। ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? रियल लाइफ सिचुएशन में होता है, कंट्रोल कंडीशन में नहीं होता। हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, किसी भी वेरिएबल को। तो जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है वे व्यक्ति रियल परिस्थिति, एक्चुअल सेटिंग्स में रहते हैं, और जो ऑब्जर्वर है वो उनको देखकर उनके डेटा को, उनके व्यवहार को रिकॉर्ड करता है, ऑब्जर्व करता है। तो साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही बढ़िया एक तो माना जाता है ये मेथड,
कि जब हम किसी की पर्सनैलिटी को एसेस कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, क्यों रीज़न है, क्यों है ये बेस्ट, ये क्यों है ये पॉपुलर मेथड, उसको डिफाइन किया कि ये स्टडी है। किसकी स्टडी है? स्टडी द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। ये तो सिंपल बात है। ये पॉपुलर क्यों है वो बात यहाँ बताई, इन एक्चुअल लाइफ सिचुएशन, नॉट कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन में नहीं, जो एक्चुअल लाइफ सिचुएशन है उसमें हम इंडिविजुअल या व्यक्ति के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो चूंकि एक्चुअल लाइफ में किया जा रहा है, इस कारण से ये पॉपुलर मेथड है साइकोलॉजी की दृष्टि से। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आदि जो की जाती है वहां पे तो ठीक है कि हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं, लेकिन किसी की साइकोलॉजिकल अध्ययन किया जा रहा है तो वहां पे कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, उसके रियल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, जिसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड काफी पॉपुलर माना जाता है। दोनों सही है, तो सही व्याख्या भी है कि क्यों पॉपुलर उसको डिफाइन किया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मैचिंग से है, अलग अलग थ्योरी है वो किसने दी है वो हमें बताना है। जैसे ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है, ये आपकी थॉर्नलाइक के द्वारा दी गई, एडवर्ड ली थॉर्नलाइक, कि आप ट्रायल करो, उसमें एरर देखो, फिर उसको मॉडिफाई करो, ट्रायल करो, इस आधार पे यहाँ पे दिया गया है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो है, ये इवान पेवलोव की थ्योरी है, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। तो बी का 1 हो जाएगा और ए का आपका 4 हो जाएगा। ओपरेंट कंडीशनिंग जो है आपकी, ये बी एफ स्किनर की बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं आपके, तो थर्ड हो जाएगा। और लर्निंग बाय इंसाइट है, जिसको इंसाइट लर्निंग भी है, ये वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा दी गई है, जिसमें सुल्तान बनाना बुक्स वाला आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है और ये आपने क्लास में पढ़ी भी थी, आप इस आधार पे इनको मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेस कोजिज हाइपर एक्टिविटी ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स थ्रू। जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस क्या करता है, हाइपर एक्टिविटी। और किन की हाइपर एक्टिविटी, जैसे हार्ट की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ब्लड की, ब्रेन की, सेल्स की, मेटाबॉलिक रेट आदि सब। ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं आपके, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है साधारणतया। तो उन पर कैसे कैसे करता है, ये हाइपर एक्टिविटी कैसे करके लाता है। तो हमने पढ़ा था एनाटॉमी में, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं हमारे शरीर में, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जब स्ट्रेस की स्थिति होती है तो हमारे अंदर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक, जिसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल आदि कई तरह के स्ट्रेस हार्मोन है जो रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, तो उनको भी याद रखिएगा। तो जब हमारा मन शांत होता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ध्यान आदि कर रहे हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है कि आप आराम से भोजन पच रहा है, खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपैथेटिक में फाइट और फ्लाइट मोड है, करो या मरो, लड़ो, भागो, जो भी स्थितियां हैं, एक्टिविटी वाली स्थितियां हैं, यहाँ पे रेस्टिंग वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे तो हाइपर एक्टिविटी की बात की गई थी, तो सिंपैथेटिक जो नर्व्स हैं वो एकदम से एक्टिव होती है ब्रेन के कारण से, और पूरे शरीर के अंदर हाइपर एक्टिविटी इनवॉलेंट्री रूप में स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी वाज डेवलप्ड बाय, कि पर्सनैलिटी की जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो किन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई है। तो ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच होती है उसमें हम ह्यूमन को पूरे एक होल पर्सन की फॉर्म में देखते हैं, न कि एक आइसोलेटेड ट्रेट्स या आइसोलेटेड बिहेवियर्स के रूप में, कि ये ट्रेट देख रहे हैं, ये बिहेवियर देख रहे हैं, कोई फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं। उन सब की बजाय हम एक होल पर्सन की फॉर्म में देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि उनकी फ्री विल होती है, वो अपनी चॉइसेस फ्रेम करते हैं। उसमें सेल्फ का कॉन्सेप्ट आता है आपका, कि वो कैसे एक पर्सन अपने आप को एक पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाता है, पर्सनल ग्रोथ चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है। तो इस प्रकार की जो अप्रोच होती है उनको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर दिए हुए जो ऑप्शन है उसमें दो मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये अप्रोच दी थी। एक तो कार्ल युंग है आपके, सॉरी कार्ल रोजर्स है, सॉरी ये नहीं है, एक अब्राहम मैस्लो है। ये दो साइंटिस्ट हैं। तो जो कार्ल रोजर्स हैं उन्होंने सेल्फ की थ्योरी दी थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमने पढ़ा था, तो अनकॉन्ग्रुएंस, कुछ वर्ड याद आ रहे हैं, तो कार्ल रोजर्स के थे।
जहाँ जिनकी थ्योरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी शायद कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी आपकी, जिसमें वो 5 स्टेजेस से लेके फिजियोलॉजिकल नीड्स से आगे बढ़ते हुए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हाईएस्ट ह्यूमन मोटिव होता है, उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो ये ह्यूमन के होलिस्टिक अप्रोच को लेके ये डेवलप की गई थी। तो सी और डी आपका ऑप्शन इसके अंदर माना जाएगा। जो कार्ल यूंग है, ये एनालिटिकल साइकोलॉजी है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं है, जिन्होंने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के आधार पे उन चीजों को बताया था एनालिसिस करके। और जो अल्बर्ट बंडूरा है, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी आपकी, सेल्फ एफिकेसी का जो सिद्धांत था वो दिया था। इसमें इनका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक्सेप्ट नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार आपको पूछा जाता है, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी के 3 चरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा। फर्स्ट होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग में हमारी जो सेंसेस होती है, आंख है या कान आदि है, ज्यादातर यही यूज होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे उसका स्टोरेज आगे किया जा सके। तो सेकंड स्टेज आती है आपकी स्टोरेज। फर्स्ट एनकोडिंग हो गई। स्टोरेज है कि उस इंफॉर्मेशन का ब्रेन के अंदर बने रहना, जिससे बाद में उसको रिट्रीव किया जा सके। तो थर्ड ऑप्शन आपका, थर्ड जो स्टेप होगा वो रिट्रीवल होगा, जिसको हम स्मरण भी कह सकते हैं, कि जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन थी उसको दोबारा स्मृति पटल पर जब नीड होती है उसको लेकर आना। तो इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। रिहर्सल ये मेमोरी के स्टेजेस के अंतर्गत नहीं आता। तो बी डी ए थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न असर्शन रीजन में है, स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ सिम्टम बट नॉट अ डिजीज। कि जो स्ट्रेस है वो कोई डिजीज नहीं है, ये शरीर का एक लक्षण है, सिम्टम है। ये बात सही लग रही, कैसे सही वो आगे स्पष्ट हो जाएगा। अगली लाइन क्या दी? द इमीडिएट आउटकम ऑफ ए हार्मफुल एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीड्स टू द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कि कोई हार्मफुल बाह्य उद्दीपक आया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, शेर आ गया, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, कोई गाड़ी आ गई, तो एकदम से हमारे शरीर में एक रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, इमीडिएट आउटकम। तो वो क्या होता है? स्ट्रेस होता है, दैट लीड्स टू स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस क्या होता है? शरीर को सुरक्षित रखने के लिए होता है, कि हम फटाफट एकदम से रिएक्ट कर सके, भागना है तो भाग सके, हटना तो हट सके, कुछ और विचार करना है विचार कर सके, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो एक प्रकार का सिम्टम है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के आउटकम की फॉर्म। लेकिन अगर वो स्ट्रेस बार बार बनता है या लंबे समय तक बना रहता है, तो वो डिजीज क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेस अपने आप में डिजीज नहीं है। स्ट्रेस आया और वो जैसी परिस्थिति हटी, वो शांत हो गया, तो उससे इतनी हानि नहीं है। इसके कई साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, स्ट्रेस अपने आप में एक डिजीज नहीं है, स्ट्रेस आना भी हानिकारक नहीं है। अगर स्ट्रेस आता है और चला जाता है जल्दी ही तो वो दिक्कत नहीं है। अगर स्ट्रेस लंबे समय तक बना हुआ है, बार बार आ रहा है, तो फिर वो डिजीज क्रिएट कर सकता है, शरीर में ज्यादा हानि क्रिएट कर सकता है। तो ये सिम्टम है, डिजीज नहीं है। उसी ही बात को अगली लाइन में बताया गया है, तो ये इसका सही व्याख्या भी है। तुम कहेंगे कि दोनों जो भी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग का है आपका। यहाँ पे साइंटिस्ट दिए हैं और उधर उनकी थ्योरी दी है। जैसे एंडरसन है, उनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, कि हमारे ब्रेन का जो बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है, इंटेलेक्ट है हमारे जो ब्रेन का, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसी बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस के मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करती है। इसको थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाएगा। जो गार्डनर हैं, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी, जो हमने क्लास में पढ़ा ही था आपका। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस दी। इन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एबिलिटी नहीं है। इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस का एक कॉम्बिनेशन है। इसी को कहा जाए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये फर्स्ट बनेगा इसका। जो स्टर्नबर्ग है आपके, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, उन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया। ट्रायर्किक मतलब 3 हिस्से हैं इंटेलिजेंस के। तो 3 हिस्से, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एबिलिटीज। आप एनालाइज करो,
क्रिएटिव थिंकिंग करो, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करो, या ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सके। तो इन 3 से मिलकर आपकी इंटेलिजेंस बनती है, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एबिलिटीज। और जो सेसी है आपका, उन्होंने बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसमें 2 वर्ड हैं, बायो और इको, कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है किससे? इंटरेक्शन से। किस किस के बीच? बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। इकोलॉजिकल तो हमारे लॉजिकल था, हमारा जेनेटिक हो गया, इकोलॉजिकल बाहर का एनवायरमेंट हो गया। इन दोनों की इंटरेक्शन से ही हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होगी, ऐसा सेसी ने कहा था। तो इनकी थ्योरी को बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो ये आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बहुत सिंपल, कि शरीर में जो डिस्ट्रेस है वो किससे उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक यू स्ट्रेस होता है जिसको अच्छा माना जाता है, एक खराब होता है जिसको डिस्ट्रेस कहा जाता है। तो यू स्ट्रेस तो एक हल्का स्ट्रेस जो आपको एक्टिव रखता है, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को, और आलस्य नहीं आने देता, काम करने के लिए प्रोत्साही रखता है। उतने स्तर तक के स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहा जाता है। जब वो कंट्रोल ना होके बढ़ जाए आपका, तो वो आपकी एबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस को प्रभावित करने लगे, शरीर को नेगेटिव रूप में प्रभावित करने लगे, तो उसको डिस्ट्रेस कहा जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रेस की बात है, तो डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं होगा? ट्यूमर से हो सकता है, पेन से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, लेकिन किससे नहीं होगा? सुखद विचार, हैप्पीनेस की जो फीलिंग है या हैप्पी थॉट्स हैं, उनके कारण तो डिस्ट्रेस नहीं होगा। यदि नेगेटिव थिंकिंग है, उसके कारण डिस्ट्रेस हो सकता है। बहुत कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला प्रश्न मेडिटेशन और स्ट्रेस को लेके है। मेडिटेशन और स्ट्रेस को लेके भी कई प्रश्न आए हैं, अदर वीडियोस में भी हमने चर्चा की है उनकी। हमने जैसे पहले कहा था, हमारे शरीर में 2 प्रकार के सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है, और जब सिंपैथेटिक बंद होता है तो उसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। जब स्ट्रेस की स्थिति होती है तो सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसको हम फाइट और फ्लाइट मोड बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। और जब शांत की स्थिति है या मेडिटेशन हम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो मेडिटेशन रिलीज स्ट्रेस, ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस की स्थिति में मेडिटेशन करना चाहिए, वो उसको ठीक करता है, रिलीज करता है। तो कैसे करता है? तो इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजप्शन, एक इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ये तो नेगेटिव पार्ट है, हार्ट रेट इंक्रीज होने से तो स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेस की स्थिति में। इंक्रीज अल्फा ब्रेन वेव एमिशन, ये एक आपका, ये डिक्रीजिंग, सॉरी ये उल्टा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अल्फा ब्रेन एमिशन आपका इंक्रीज होता है, नहीं कि डिक्रीज होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी लगभग गलत है, क्योंकि मेन जो प्रभाव है मेडिटेशन का वो है आपकी सिंपैथेटिक नर्व जो एक्टिविटी थी, जिसके कारण से स्ट्रेस हो रहा था, उसको डिक्रीज करता है। तो जैसे वो डिक्रीज होगी तो स्ट्रेस होना कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस जो था वो एक प्रकार का सिम्टम था, जैसे हमने पहले पढ़ा था एसेंशियल रीजन में। और वो किसका सिम्टम था, किसका आउटकम था? इसका, सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी का। तो यदि हम इसको डिक्रीज कर दें तो स्ट्रेस अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से घुमा फिरा के आगे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला प्रश्न है डिप्रेशन से, कि कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जो डिप्रेशन में नहीं करनी चाहिए, निषिद्ध है? तो स्ट्रेस एक अलग रिफ्लेक्शन है और डिप्रेशन एक अलग रिफ्लेक्शन है। स्ट्रेस में हाइपर एक्टिविटी होती है, हमारा ब्रेन, हमारा शरीर ज्यादा एक्टिव होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स आपकी एक्टिव होती है। और डिप्रेशन है आपका हाइपो एक्टिविटी की स्टेट है, जहां पर आपका ब्रेन भी एक्टिव नहीं है, तमस बढ़ जाता है, काम करने का कोई मन नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता, एनर्जी लेवल काफी लो होता है। इस प्रकार के सिम्टम्स है जो डिप्रेशन के अंदर दिखाई देते हैं। तो यदि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो हमारे एनर्जी लेवल को कम करती है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक को ही और बढ़ा रही है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज नहीं कर रही है, वो डिप्रेशन में निषिद्ध मानी जाती है। तो डिप्रेशन में कौन सी चीजें करनी चाहिए? जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाए, एक्टिवेट करें, हमें अपने आप को हाइपर करना है, जिससे हम हाइपो की स्थिति से बाहर निकल पाए। तो डिप्रेशन में कौन कौन से निषिद्ध होंगे? शवासन, ये रिलैक्स करने वाला पोस्चर है, ये नहीं करना है। भ्रामरी प्राणायाम, ये भी रिलैक्स करने वाला पोस्चर है, ये भी नहीं करना है। तो ये पूछा।
और कर कौन सकते हैं? सूर्य भेदी प्राणायाम, ये एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा सूर्य ऊर्जा के द्वारा। पालभाती प्रक्रिया, ये भी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, हाइपर एक्टिव करती है शरीर को। तो अगर स्ट्रेस का पूछते तो अपोजिट आपकी योगिक क्रियाएं आएंगी, डिप्रेशन का पूछेंगे तो अपोजिट। तो इस कॉन्सेप्ट से भी कई बार आपके क्वेश्चन आए हैं, आगे आपके आते रहेंगे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो डिप्रेशन में कौन कौन से नहीं करने हैं, यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए गए, शवासन नहीं करना है और भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल है, पर्सनैलिटी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पर्सनैलिटी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसके व्यवहार को, मतलब एक तो बाह्य जो स्वरूप है व्यवहार का, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और इंटरनल ब्रेन का। तो वही दोनों वर्ड लिखें, व्यवहार का विशिष्ट स्वरूप, ये आ जाएगा, और उसके ब्रेन में क्या चिंतन चल रहा है, चिंतन की क्या विधियां हैं, ये दो चीजें हैं जो व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल की जाती है। कार्य करने की विधियां, ये मुख्य रूप से शामिल नहीं की जाती। पर्यावरण वाला जो पार्ट है वो भी मुख्य रूप से शामिल नहीं किया जाता। ये उनके ही सब पार्ट्स में आ जाएगा। मेन जो विशेषताओं में शामिल चीजें हैं वो व्यवहार का और चिंतन का स्वरूप देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पेपर देना एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या होगी? कोई घर में बीमार है और कोई है नहीं जो उसको ठीक करा सके। पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी महत्वपूर्ण है उनके लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अब वो यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट होगा। जैसे घर में होता है, घर में कोई सगे संबंधी है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, तो उनके साथ झगड़ा होता है। एक बाहर वालों के साथ झगड़ा होता है। तो बाहर वाले झगड़ों में क्या होता है कि भी ठीक है, झगड़ा हुआ, हमने उसको छोड़ दिया, या हम उपेक्षा कर देंगे, उससे बात नहीं करेंगे करके काम चल जाता है। तो दो चीज नहीं बनती कि उनको मेंटेन भी करना है। घर वाली स्थिति में क्या होता है कि झगड़ा हुआ, लेकिन उनसे संबंध भी बनाए रखने हैं, बात भी करनी है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है। तो वहां पर दो अपोजिट चीजें आ गई, आप उपेक्षा करना चाह रहे हो लेकिन कर भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको संबंध बना के रखने, तो फ्रस्ट्रेशन होगा। तो दोनों अपोजिट मोटिव से हैं और दोनों एक साथ पूरे नहीं हो सकते हैं। एक पूरा होगा, एक संतुष्ट होगा, दूसरे की कुंठा, फिर दूसरे का पूरा करेंगे तो पहले ही कुंठा। तो यही कारण है फ्रस्ट्रेशन का। तो पहली पंक्ति भी सही है, दूसरी सही है, और फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है दो अपोजिट मोटिव में, उसको भी इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया। क्योंकि एक की संतुष्टि है तो दूसरे के कारण कुंठा उत्पन्न होगी। तो कारण भी सही है, तो हम सेकंड ऑप्शन सही कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन फिर वही है, साइंटिस्ट दिए हैं प्रोपाउंडर और उनकी पर्सनैलिटी के टाइप हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन किससे है। तो इसमें से कई तो बिल्कुल सरल हैं जो पढ़े हुए हैं आपके, जैसे शेल्डन का है आपका एक्टोमोर्फिक, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक हमने पढ़ा था। क्रैशमर के हमने पढ़े थे पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, तो बी का 4 हो जाएगा। तालियुम का भी काफी प्रसिद्ध है आपका, परीक्षा में पूछा भी जाता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो ये सी का थर्ड हो जाएगा। बचा आपका गोल्डन आल्पोल। तो उनकी जो साइकोलॉजी है, पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, उसके दो मेन आपके फोकस हैं। एक असेंडेंट, जिसको डोमिनेंट डोमिनेंट पर्सनैलिटी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो दूसरे पर डोमिनेंट होके लीड करना चाहते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, निर्देशन देना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं, वे असेंड कर रहे हैं दूसरों पर, अपने आप को ऊपर कर रहे हैं। दूसरी होती है आपकी सबमिसिव पर्सनैलिटी। सबमिसिव, तो ये अपने आप को सबमिट कर देते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही कर लेंगे, हम फॉलो करेंगे, अपने आप को आपके ऊपर ना रख के नीचे रखेंगे। और इस तरह से दूसरे को फॉलो करने के लिए जो तैयार हो रहे हैं उनको सबमिसिव पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो असेंडेंट और सबमिसिव जो है वो आलकोट की है, बाकी आपने पढ़े हैं, तो आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोबिया कौन सा विकार? फोबिया में क्या होती है? चिंताएं होती है। तो सामान्य जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। सामान्य नींद की अधिकता या कमी, उसका फोबिया से कोई मतलब नहीं। फोबिया का प्रभाव हो सकता है कि नींद कम हो जाए, अधिक वाला तो नहीं होता है। पाचन विकार, फोबिया अपने आप में पाचन विकार नहीं, इसका प्रभाव हो सकता है। मतलब ये फोबिया को डिफाइन नहीं करते, फोबिया के बाद के प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन फोबिया अपने आप में क्या है?
ये एक चिंता का विकार है, चिंता के कारण बनता है आपका। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ये 2 का ए। अगला क्वेश्चन है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये पहले भी आया था सिगमंड फ्राइड का, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ऐसे करके कई चीजें वहां पे पढ़ी थी हमने पहले। तो सिंपल क्वेश्चन आपका फिफ्थ का ए हो जाएगा, फ्राइड। बाकी एडलर, यूंग, हिपोक्रेटस, ये हमने हिपोक्रेटस का तो ह्यूमर्स वाले थे आपके, सेंग्वाइन आदि जो चार नाम आते हैं। यूंग के इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है, एडलर का हमने अभी पढ़ा ही था। तो ये जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ये कई बार पूछा जाता है, ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी कही जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन से योगाभ्यास डिप्रेशन पर सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो ये पहले भी आया था, जो भी हमारे एनर्जी को लो करने वाली चीजें होंगी, शांत करने वाली चीजें होंगी, वे सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, ये पहले था। तो शवासन है, ये नहीं डालेगा। भ्रामरी प्राणायाम नहीं डालेगा। कपाल भाती सकारात्मक प्रभाव डालेगा एनर्जी लेवल को इंक्रीज करके। भस्त्रिका भी यही करेगा। ये दो नहीं करेंगे, शवासन और भ्रामरी। तो बी और डी सेम क्वेश्चन है, रिपीट आपका। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। एंटीसीडेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी इज ए पर्सनैलिटी इन इटसेल्फ। एंटीसीडेंट मतलब इतिहास, जो पहले घटनाएं हो चुकी है। तो किसी पर्सनैलिटी का जो एंटीसीडेंट है, इतिहास है, वो अपने आप में पर्सनैलिटी है। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम प्रेजेंट के ही आधार पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमें उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट, मोटिव्स, लाइफ की जो इवेंट्स हैं, उन सबको भी हमें देखना पड़ेगा। उन यस्टरडे की पर्सनैलिटी को देखना पड़ेगा, तभी जाके हम उसकी टुडे की पर्सनैलिटी को या वर्तमान के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो ये पंक्ति जो मैंने देखी, तो कुछ सोर्सेज में गोल्डन अल्पोर्ट की दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन स्वीकार किया गया है आपका यूजीसी के द्वारा, वो हेनरी मुर्रे है आपका। तो अगर दोबारा यही क्वेश्चन आते तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज में मुझे गोल्डन अल्पोर्ट भी मिला। तो क्या सही है नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यूजीसी की तरफ से तो सी एक्सेप्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, तो नीचे जो थ्योरी दी गई है, कौन सी थ्योरी है जो इस लाइन को मॉडिफ मतलब एक्सेप्ट करती है कि अ पर्सन इज एबल टू परसीव ओनली सर्टेन फ्यू स्टिमुला। कि एक व्यक्ति है, वो कुछ ही उद्दीपकों को प्रत्यक्षण कर पाता है या परसीव या जान पाता है। क्यों? एज वन इज एबल टू कलेक्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन एट ए गिवन टाइम, कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित समय पर, एक गिवन टाइम पे कुछ ही सूचनाओं को कलेक्ट कर सकता है। ये किस बात को? वैसे तो ये दर्शनों का कॉन्सेप्ट है, जैसे एक समय उभय अनवधारणम आदि, या कई कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन एक समय पर एक ही सूचना को प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक तो नहीं लिया, लेकिन कुछ कहा है। ये सही बात है कि ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है सूचनाओं के संदर्भ में, वो लिमिटेड है। वो एक निश्चित टाइम पर बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो किसके संदर्भ में है ये? सूचना संसाधन के संदर्भ, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के संदर्भ में। दैहिक उपागम जो होता है आपका, वो शरीर से रिलेटेड है, जीन से, ब्रेन से, फिजियोलॉजी से। निर्देश अवस्था ये डायरेक्शनल है आपका, निर्देशों के संदर्भ में है। और जो कृत्रिम बुद्धि है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उन संदर्भ में बात ना हो कि हमारी बात किस पे चल रही है, सूचना संसाधन के संदर्भ। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इसकी मुझे पूरी समझ नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से इन्होंने पुटअप किया, तो मैंने साइकोलॉजी में डाल दिया इसको। अविराम और विराम विधि, ये किसकी विधियां हैं? तो कोई स्पेसिफिक मुझे लगता है बुक हो सकती है, यदि आप लोगों की जानकारी में हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा नीचे। तो अनइंटरप्टेड और इंटरप्टेड, ये लर्निंग की उन्होंने एक्सेप्ट की है। तो लर्निंग हो सकता है दो तरह से इन्होंने एक्सेप्ट की हो। अनइंटरप्टेड मतलब कंटिन्यूस चलनी चाहिए, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो एक तो इस तरह से हम लर्निंग को देख रहे हैं आपका, कि विदाउट ब्रेक कंटिन्यूसली हो। और इंटरप्टेड मतलब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका, कि इंटरवल्स हो, बीच में रेस्ट की पीरियड्स हो, उसके आधार पर लर्निंग की जाए। तो ये मैं एक व्याख्या, जो इनका ऑप्शन लर्निंग एक्सेप्ट किया उन्होंने, उस आधार पे बता रहा हूँ। तो
मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये लर्निंग ऑप्शन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी, ये पहले भी आया था। पहली एनकोडिंग होती है, जिसको आप कोडिंग भी कह सकते हो। दूसरी होती है आपकी स्टोरेज, जिसको एक्यूमुलेशन भी कह सकते हो, इकट्ठा करना। और थर्ड होती रिट्रीवल। तो सेकंड स्टेज पूछी तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी। ये थर्ड स्टेज है रिट्रीवल वाली, सेंसिटिव कोई स्टेज नहीं, कोडिंग वाली फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना कॉन्शियसनेस द्वारा विशेष रूप से कितने कार्य किए जाते हैं। ये भी बड़ा अजीब सा प्रश्न है। अगर नाम लिखे होते तो ज्यादा बेटर होता, संख्या है। ये तो अपने अपने आधार पे कोई दो तीन चार पांच कोई भी मान सकता है। तो इन्होंने जो एक्सेप्ट किया है वो टू एक्सेप्ट किया है, और वो टू कौन से हैं या कहाँ से ये प्रश्न पूछा है, क्या इसका एक बेसिक आधार है, कुछ नहीं पता मुझे। तो टू आप याद रखिएगा कि चेतना द्वारा कितने कार्य किए जाते हैं, अगर ऐसा पूछे तो दो कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइटी और जो डिप्रेशन है वो किस कैटेगरी में आएगा। तो सोमैटिक जो डिसऑर्डर होते हैं वो फिजिकल शरीर के संदर्भ में होते हैं, आपके शरीर में कोई दिक्कत हो। साइकोलॉजिकल आएगा। साइकोलॉजिकल मतलब होता है कि ब्रेन में कोई फिजिकली दिक्कत नहीं है, ब्रेन में कोई डैमेज नहीं है फिजिकली, लेकिन आपकी इमोशन, आपके मूड, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसा कि एंजाइटी और डिप्रेशन में देखा जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होगा, जहाँ पे ब्रेन में कोई डैमेज हो गया है, कोई दिक्कत आ गई उनकी नर्व में या कोई वायर्स में। तो जैसे एपिलेप्सी है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो नहीं आएगा। साइको न्यूरोलॉजिकल दोनों जोड़ दिए, जहाँ ब्रेन की प्रॉब्लम के कारण साइको में दिक्कत आ गई है, मतलब मेंटल सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन किससे, वो डायरेक्टली फिजिकल ब्रेन इंजरी से जुड़े हुए हैं, उनको साइको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेन की इंजरी की तो कोई बात है ही नहीं। एंजाइटी डिप्रेशन में ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके मूड, इमोशंस, व्यवहार आदि में परिवर्तन आ गया है, उनको ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं आपके साइकोलॉजी के, उसको अगली क्लास में हम पूरा करेंगे। ओम शांति।